dear students, hope all of you are doing well. So आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ ऑप्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टर्म ग्रेविडा की। तो व्हाट इज ग्रेविडा? ग्रेविडा होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द वुमेन हैज बीन प्रेग्नेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रेगनेंसी हैज बीन कंटिन्यू टू टर्म और नॉट, यानी कि कितनी बार एक लेडी अपनी लाइफ में प्रेग्नेंट हुई है उसको हम किस में काउंट करते हैं? ग्रेविडा में। फिर चाहे उस प्रेगनेंसी का कोई भी कॉन्सिक्वेंस रहा हो, चाहे वो प्रेगनेंसी फिर या अबॉर्ट हुई हो, टर्म पे डिलीवर हुई हो, या आईयूडी हुई हो, बेबी अलाइव हुआ हो, या स्टिल बर्थ हुआ हो, हमें उसकी कॉन्सिक्वेंस से ग्रेविडा को काउंट करते हुए कोई मतलब नहीं होता है। हमें ग्रेविडा में सिर्फ इतना देखना होता है कि एक लेडी ने कितनी बार कंसीव किया है। ठीक है, उसके बाद एक बात हमें और ध्यान रखनी है ग्रेविडा को काउंट करते हुए कि ग्रेविडा में हमेशा प्रेजेंट प्रेगनेंसी इज इंक्लूडेड, कि अगर हमारी कोई पेशेंट प्रेजेंट में भी प्रेग्नेंट है तो उसकी उस प्रेगनेंसी को भी हम ग्रेविडा में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आती है जिसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी जिसको प्रेजेंट में यूपीटी पॉजिटिव है, प्रीवियसली उसकी 3 प्रेगनेंसीज हैं, जिनमें से कि एक 12 वीक्स पे अबॉर्ट हुई है, एक 34 वीक्स पे आईयूडी हुआ है और एक टर्म पे डिलीवर हुआ है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इस लेडी की ग्रेविडिटी। तो क्योंकि ग्रेविडिटी में हम सिर्फ इतना कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पेशेंट की ग्रेविडिटी? एक उसकी जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है ये, प्लस उसकी 3 प्रीवियस प्रेगनेंसीज, जिसमें कि इसमें अबॉर्ट भी हुआ है, एक आईयूडी हुआ है और डिलीवर हुआ है, ये तीनों की तीनों भी हम ग्रेविडिटी में काउंट करेंगे। सो इस पेशेंट की ग्रेविडिटी कितनी हो गई? शी इज ग्रेविडा 4। अब ग्रेविडिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम और देखेंगे। तो सबसे पहले टर्म है हमारी नली ग्रेविडा। नली ग्रेविडा हम किस पेशेंट को बोलेंगे? जो नेवर हैड बीन प्रेग्नेंट, जो पेशेंट अपनी लाइफ टाइम में कभी भी अभी तक एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की हो, उस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे? नली ग्रेविडा। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा कौन सी पेशेंट होती है हमारी? जो कि अपनी लाइफ में एक बार ही प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम और ओनली वंस, यानी कि अभी उसकी या तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो, या फिर वो अपनी लाइफ में एक ही बार प्रेग्नेंट हुई हो, तो ऐसी लेडी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रेविडा। उसके बाद आता है हमारा मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा हमारी कौन सी लेडीज होती है? जो कि प्रेग्नेंट मोर देन 1 टाइम, जो अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा टाइम में प्रेग्नेंट हुई है, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इसमें पैरिटी। तो पैरिटी के लिए हमने क्या बोला? इट डिनोट्स स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज विच वर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ विएबिलिटी। इसमें हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, यानी कि पैरिटी में हम पेशेंट की ओनली प्रीवियस प्रेगनेंसीज को काउंट करके चल रहे हैं। उनमें से भी कौन सी प्रीवियस प्रेगनेंसी? जो कि बियॉन्ड द पीरियड ऑफ विएबिलिटी, यानी कि 20 वीक से ज़्यादा उसकी जितनी भी प्रेगनेंसीज थी उसको हम किस में काउंट कर रहे हैं? पैरिटी में। अब तो हमने 2 बातें इसमें बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि अगर पेशेंट प्रेजेंट में प्रेग्नेंट है तो हम उसकी को प्रेजेंट प्रेगनेंसी को पैरिटी में काउंट नहीं करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, इफ द प्रेगनेंसी एंडेड बिफोर 20 वीक्स इट इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी होती है और वो 20 वीक्स से पहले अबॉर्ट हो जाती है तो भी हम उस वाली प्रेगनेंसी को पैरिटी में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जिस पेशेंट की अभी ग्रेविडिटी काउंट की है, अगर हम उसी पेशेंट की पैरिटी काउंट करते हैं तो वो पेशेंट हमारी प्रेजेंट में पॉजिटिव है, यूपीटी उसका पॉजिटिव है, तो वो प्रेग्नेंट है, साथ में उसकी 3 प्रीवियस प्रेगनेंसीज हैं, जिनमें कि एक अबॉर्ट हुआ है, एक आईयूडी हुआ है, एक डिलीवर हुआ है। तो हम इसकी पैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम ये जो इसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी है इसमें वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट प्रेगनेंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन पैरिटी। उसके बाद आते हैं उसकी प्रीवियस 3 प्रेगनेंसीज में। तो प्रीवियस 3 प्रेगनेंसीज में से उसने एक जो कि 12 वीक्स पे अबॉर्ट की है वो भी हम पैरिटी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पैरिटी में हम सिर्फ वो प्रेगनेंसी लेते हैं जो 20 वीक्स से पहले कम थी। उसके बाद देखते हैं हम आईयूडी एट 34 वीक्स, तो ये वाली प्रेगनेंसी हम पैरिटी में काउंट करेंगे, और एक डिलीवर्ड एट 38 वीक्स, ये वाली भी हम काउंट करेंगे। तो इस पेशेंट की पैरिटी कितनी हो गई? पैरा 2। अब हम देखते हैं ग्रेविडिटी और पैरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट। तो सबसे पहले एक बात हमें इसमें यह ध्यान रखनी है कि जो ग्रेविडिटी है और जो पैरिटी है वो डिनोट करता है ओनली प्रेगनेंसीज को, नॉट नंबर ऑफ बेबीज को। यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई पेशेंट है जो कि जिसकी की ट्विन प्रेगनेंसी या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो उसकी उस ट्विन प्रेगनेंसी को हम कैसे काउंट करेंगे? इट इज ऑलवेज काउंटेड एज अ सिंगल प्रेगनेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसी पेशेंट की जिसकी हमने अभी ग्रेविडिटी और पैरिटी काउंट की है, वो पेशेंट की थर्ड प्रेगनेंसी, जो उसकी 3 प्रेगनेंसी है उनमें से जो लास्ट प्रेगनेंसी है वो होती ट्विन प्रेगनेंसी, यानी कि डिलीवर्ड ट्विन एट 38 वीक्स, तब भी हमारे इस पेशेंट की पैरिटी कितनी रहती? 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसीज ऑफ अ पेशेंट। यानी कि अगर हमारी ओपीडी में कोई पेशेंट आता है तो हमें उसकी ग्रेविडिटी और पैरिटी को कैसे नोट डाउन करना है, तो उसके 3 सिंपल तरीके हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है कि हम शॉर्ट में लिखते हैं GXPA मेथड यूज करके, जिसमें कि हमें सिर्फ पेशेंट की ग्रेविडिटी लिखनी है और पैरिटी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी पेशेंट के लिए लिखा है G1P1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पेशेंट एक बार अपनी लाइफ में प्रेग्नेंट हुई है और उसकी P1 का मतलब क्या हुआ कि उसकी एक प्रेगनेंसी 20 वीक्स को क्रॉस कर चुकी है। तो यानी कि उस पेशेंट की एक प्रेगनेंसी जो वो एक बार प्रेग्नेंट हुआ है, वो ही उसकी प्रेगनेंसी 20 वीक्स को क्रॉस कर चुकी है। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें GXPA+B मेथड। इस मेथड में हम क्या क्या लिखते हैं? इसमें हम देखते हैं ग्रेविडिटी, PA यानी कि पैरिटी और B फॉर नंबर ऑफ एबॉर्शंस। तो इसमें हमारे पास अगर कोई पेशेंट के लिए हमने लिखा है G2P1+1, तो वो पेशेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो पेशेंट G2 यानी कि वो पेशेंट अपनी लाइफ में 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, P1 और उसमें से उसकी एक प्रेगनेंसी जो है पीरियड ऑफ विएबिलिटी को क्रॉस की है, +1 यानी कि उसका एक अबॉर्शन हुआ है। तो वो पेशेंट हमारे क्या हो गई? G2P1+1। अब हम देखते हैं इसी तरह से इसी फॉर्मूले से अगर हमारे पास पेशेंट है G3P1+1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पेशेंट 3 बार प्रेग्नेंट हुई है G3 और P1+1, यानी कि उस 3 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी उसकी टर्म तक गई है, यानी कि पीरियड ऑफ विएबिलिटी को क्रॉस की है और एक प्रेगनेंसी उसकी अबॉर्ट हुई है। तो P1+1 यानी कि हमें अभी उसकी 2 प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री मिली और हमने ग्रेविडिटी उसकी कितनी लिखी है? G3। तो यानी कि G3 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि वो पेशेंट प्रेजेंट में भी प्रेग्नेंट है। अब नेक्स्ट इसका मेथड है सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड GXPABCD मेथड। इसको हम जिटपाल सिस्टम भी बोलते हैं, GTPAL सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं? G फॉर ग्रेविडिटी, P फॉर पैरिटी, इसमें भी विएबल प्रेगनेंसीज, B फॉर नंबर ऑफ टर्म डिलीवरीज, C इक्वल टू नंबर ऑफ एबॉर्शंस एंड D नंबर ऑफ लाइफ बर्थ शी इज हैविंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ EDD बेस्ड ऑन LMT, यानी कि पेशेंट की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम कैसे उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? नेगलीज फॉर्मूला। नेगलीज फॉर्मूला क्या है कि हमें क्या करना है, जो हमारे पेशेंट की डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ LMT है उसमें हमें क्या ऐड करना है? 7 डेज ऐड करने हैं, प्लस जो पेशेंट की LMT में मंथ है उसमें हमें क्या ऐड करना है? 9 मंथ ऐड करने हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डेट में हमेशा हमें 7 डेज ऐड करने हैं और मंथ में हमें हमेशा 9 मंथ ऐड करने हैं। और मंथ को कैलकुलेट करते हुए हम एक अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं कि हम उसमें से 3 जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब हम पीछे की तरफ कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसकी की LMT है 3 जनवरी 2020, तो अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? उसकी EDD की डेट। तो डेट में हमें क्या ऐड करना है? 7 डेज। तो इस पेशेंट की जो डेट है वो क्या है? 3। अब उसमें हम क्या ऐड करेंगे? 7। तो 3 + 7
मंथ ऐड करने हैं। तो इस पेशेंट के का मंथ है जनवरी यानी कि फर्स्ट मंथ, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे 9। तो ये कौन सा हो गया हमारा 10th मंथ, 1 + 9 10 = अक्टूबर। तो इस पेशेंट की हमारी ईडीडी कितनी हो गई 10 अक्टूबर 2020। ठीक है, इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको नेगलिस फॉर्मूला अभी भी बताया है, ये किस पे अप्लाई होता है, ओनली फॉर द साइकिल ऑफ 28 डेज। यानी कि अगर हमारे पेशेंट की साइकिल्स लेस देन और ग्रेटर देन 28 डेज है मंथली साइकिल, तो हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ। अगर हमारे पेशेंट की साइकिल 28 डेज की नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हम नॉर्मल 28 डेज के लिए नेगलिस फॉर्मूला लगा के उसकी LMP काउंट करते हैं, हम एज इट इज उसकी LMP काउंट कर लेंगे। यानी कि हमारे जो हम पेशेंट की पहले बात कर रहे थे उसकी हमने LMP काउंट कर ली है कि उसकी EDD काउंट कर लेंगे, उसकी EDD हमने काउंट कर ली है जो कि क्या है 10/10/2020। ये हमने अपने नॉर्मल नेगलिस रूल से कैलकुलेट किया।